हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी तक इस सीरीज़ में हमने पॉलिटी के 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 21st चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने पहले लोकसभा के बारे में पढ़ा, फिर राज्यसभा के बारे में, और ये हमारा थर्ड पार्ट में संसद की जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं, जो विधायी प्रक्रिया होती है और संसद का कार्य संचालन क्या होता है, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, ये हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस वीडियो के हम 65 क्वेश्चंस प्रीवियस 2 वीडियोस में कर चुके हैं, तो इसलिए आज हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। इसमें बोला गया है कि कोई भी विधेयक है, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है आर्टिकल 110 के अनुसार यदि उसमें संबंधित प्रावधान शामिल हो। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में कुछ प्रावधान दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्रावधान शामिल होने पर आप किसी विधेयक को वित्त विधेयक मानेंगे। फर्स्ट में ऑप्शन ए में बोला गया है कि भारत सरकार के उधार लेने का नियमन। भारत सरकार जो भी उधार लेती है, अगर किसी बिल में उन सब के बारे में बताया गया है तो वह आपका वित्त विधेयक होगा। ऑप्शन बी, भारत के समेकित निधि की निगरानी। तो ये अगर किसी भी विधेयक में भारत की समेकित निगरानी की बात की गई है तो वो भी वित्त विधेयक माना जाएगा। ऑप्शन सी में बोला गया है कि किसी राज्य के खातों लेखों की परीक्षा। और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपके जो तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी कंडीशंस होने पर आप किसी भी बिल को मनी बिल कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसके अंदर ये सभी उपबंध होंगे जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि किसी कर का अधिरोपण करना, कोई कर लगाना, उत्साधन करना, परिहार करना या फिर किसी कर में परिवर्तन या विनियमन करना। भारत सरकार के द्वारा जो उधार लिया जाता है या कोई प्रत्याभूति यानी कि जो गिरवी रखने के लिए चीज़ें दी जाती हैं का विनियमन। भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली जाने वाली किन्हीं या वित्तीय बाधाओं से संबंधित विधि का संशोधन। तो भारत सरकार के उधार से रिलेटेड कुछ भी अगर किसी विधेयक में है तो वो भी वित्त विधेयक कहलाएगा। ग में दिया गया है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा करना, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। भारत की जो संचित निधि होती है और आकस्मिकता निधि होती है, उसमें से धन निकालना या उसमें धन जमा करना, ऐसा विधेयक भी आपका वित्त विधेयक होता है। भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना, धन निकालना। और नेक्स्ट में दिया गया है कि किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। कोई भी ऐसा खर्चा है जिसे आप भारत की संचित निधि पर डालते हैं या फिर भारत की संचित निधि में जो खर्चे हैं उन्हें आप बढ़ाते हैं तो वो भी आपका वित्त विधेयक कहलाएगा। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना और ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ राज्यों के लेखाओं का समपरीक्षा, ये भी आपका वित्त विधेयक कहलाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो फर्स्ट से लेकर च तक में, क से लेकर च तक में दिए गए सब्जेक्ट्स हैं वो सभी या फिर उनमें से कोई भी बात अगर होती है, कोई भी प्रोविज़न अगर उस किसी विधेयक में होता है तो वो आपका वित्त विधेयक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के अनुसार अकॉर्डिंग धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 110 दिया गया है उसके अनुसार धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है। ऑप्शन ए, टैक्स लगाना या फिर टैक्स समाप्त करना और उसके विनियमन या प्रत्यावर्तन करना। ऑप्शन बी, धन की उधारी का विनियमन करना। ऑप्शन सी, भारत के संचित निधि के धन का विनियोग करना। ऑप्शन डी, भारत के संचित निधि से खर्च का विवरण देना। और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है और ऑप्शन ई में आपका ये वाला पार्ट करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, ये सभी धन विधेयक की परिभाषा के अंडर में आते हैं।
आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 110 के उपबंधों प्रोविजंस में टैक्स लगाना या फिर टैक्स को समाप्त करना, टैक्सेस का विनियमन यानी कि उससे मैनेज करना, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना और किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। कोई भी ऐसा खर्चा है जिसे आप भारत की संचित निधि पर डालते हैं, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा के अंदर शामिल किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविज़न है, उपबंध है, जो आप धन विधेयक में शामिल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए, कर से संबंधित उपबंध, तो ये तो आपका धन विधेयक में शामिल होता है, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, उधार ऋण लेने से संबंधित, ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी धन विधेयक में शामिल होता है, और आपको बताना है कि क्या चीज़ धन विधेयक में शामिल नहीं होती। ऑप्शन सी, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित, तो आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में दिया गया है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध होते हैं उन्हें धन विधेयक में शामिल नहीं किया जाता। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध है और भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि की रक्षा करना, ये सभी उपबंध शामिल होते हैं धन विधेयक के अंदर। लेकिन जो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है, वित्त विधेयक में शामिल नहीं होता है। इसलिए आपके वस्तुतः आर्टिकल 110 के क्लोज 2 में दिया गया है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थदंडों के अधिरोपण का उपबंध करता है। आपका जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है 110 क्लोज 2, आपको ये क्लोज 2 भी याद रखना है। जो आर्टिकल 110 का क्लोज 2 है उसमें बताया गया है कि कोई भी विधेयक केवल इस बेस पर धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि उसके अंदर जुर्मानों को भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपका इनकरेक्ट है। फर्स्ट, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। जो हर एक धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक माना जाता है। सेकंड, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो वित्त विधेयक होता है आप उसे धन विधेयक नहीं कह सकते। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर बोला गया है कि जो धन विधेयक होता है आप उसे वित्त विधेयक कह सकते हैं, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है आप उसे धन विधेयक नहीं कह सकते, यानी कि हर एक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। थर्ड में बोला गया है कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। आपका थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक और जो धन विधेयक होते हैं दोनों के दोनों पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हें लोकसभा में ही पहले प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में इन्हें प्रस्तावित नहीं किया जाता। फोर्थ, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, तो यहाँ पर आपका फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वित्त विधेयक जो होता है उसके ऊपर राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर चाहिए होते हैं लोकसभा में प्रस्तावित करने से पहले। फिफ्थ में बोला गया है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है, तो यहाँ पर आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो इनकरेक्ट है। और सिक्स्थ में बोला है कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, तो आपका यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट भी इनकरेक्ट है। और सेवन्थ में बोला है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, जो बिल्कुल सही है। और एट्थ में बोला है कि गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका 8 पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो वित्त विधेयक होता है अगर इसके गतिरोध में कोई भी स्थिति ऐसी आ रही है, कोई भी गतिरोध आ रहा है, तो उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक पर ऐसा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, जिसमें फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट आपके इनकरेक्ट हैं और बाकी आपके बिल्कुल सही हैं। आगे इसे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 क्लोज 1 में किया गया है और प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। जो प्रत्येक धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो
निश्चय होता है वह आर्टिकल 110 क्लोज 3 के अंडर में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इनका डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन होता है। आर्टिकल 110 के क्लोज 1 में सब क्लोज क से सब क्लोज च तक के जितने भी विनिर्दिष्ट दिए गए हैं, उपबंध दिए गए हैं करने वाले वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। जो धन विधेयक होता है और वित्त विधेयक होता है दोनों लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है, प्रायर परमिशन चाहिए होती है राष्ट्रपति की। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है। जो धन विधेयक होता है तो राज्यसभा इस धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है, लेकिन जो साधारण वित्त विधेयक होता है लेकिन धन विधेयक नहीं होता। यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है, आपको उसे ध्यान में रखना है। इसमें क्या बोला गया है कि एक साधारण वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं होता है उसको राज्यसभा अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास रोक सकती है और राज्यसभा इसमें संशोधन भी कर सकती है तथा असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा की। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते, परंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनः विचार के लिए दोनों सदनों के पास लौटा सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह धन विधेयक को सदनों के पास वापस नहीं लौटा सकते हैं किसी भी पुनः विचार के लिए, लेकिन जो साधारण वित्त विधेयक होता है तो राष्ट्रपति इस साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए दोनों सदनों के पास पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। आपको फिर से इनकरेक्ट पॉइंट के बारे में बताना है कि धन विधेयक के बारे में कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट में बोला है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑप्शन है, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपका आंसर आपको यहीं पर मिल जाता है क्योंकि जो धन विधेयक होता है वह धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के दोनों विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, लोकसभा में, वो भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के साथ। तो इन्हें राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता, इन्हें लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। यहाँ पर बोला गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका डिसीजन फाइनल होता है और यही डिसाइड करते हैं कि कोई भी विधेयक जो है वो बिल धन विधेयक है या नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन सी, लोकसभा के द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना, विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपका सी पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है और राष्ट्रपति किसी विधेयक को, धन विधेयक को लोकसभा में पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वह धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते, लेकिन जो साधारण वित्त विधेयक होता है राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका सिर्फ ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बाकी सभी सही हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? कौन डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या फिर नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष यह डिसीजन लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका डिसीजन संविधान के आर्टिकल 110 क्लोज 3 के अंडर में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और उनका डिसीजन ही लास्ट फाइनल डिसीजन होता है। आर्टिकल 110 क्लोज 4 में जब धन विधेयक राज्यसभा को पारित यानी कि प्रस्तावित किया जाता है और जब उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन कर प्रमाणित करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब किसी भी आर्टिकल 110 क्लोज 4 में बोला है कि जब धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसी समय लोकसभा के अध्यक्ष उसके ऊपर साइन करते हैं और बताते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है।
क्वेश्चन नंबर 72, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? इसमें आपको बताना है कि कौन यह डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी स्पीकर और ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, स्पीकर यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वह ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इनको ये राइट दिया गया है आर्टिकल 110 के क्लोज 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, किसका फाइनल डिसीजन होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी वित्त सचिव और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह ये डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और लोकसभा के अध्यक्ष का ही डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, और इन्हें ये राइट आर्टिकल 110 के क्लोज 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपको बताना है कि जब वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के बारे में। ऑप्शन ए वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों के दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ऑप्शन बी में बोला है कि यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपका फर्स्ट और बी एक रिलेटेड सा है, तो यहाँ पर आपका ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है और वित्त विधेयक होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन सी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ऑप्शन डी यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है और वित्त विधेयक होता है दोनों लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, वो भी राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 74 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि जो आयोग है, कमीशन है, उसने हिंदी में तो वित्त विधेयक लिखा हुआ है अपने पेपर में, लेकिन इंग्लिश में जो उसके ट्रांसलेट है वो मनी बिल किया हुआ है। इसलिए आप जो आंसर देंगे वो धन विधेयक के अकॉर्डिंग देंगे, वित्त विधेयक के अकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्योंकि पेपर में जो धन विधेयक लिखा गया है वो सही है और वित्त विधेयक गलती से लिखा गया है। तो संविधान के आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में कुछ विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। आर्टिकल 109 क्लोज 1 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक मनी बिल जिसे कहते हैं केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है। आर्टिकल 110 के क्लोज फर्स्ट में कुछ सब क्लोज हैं जो क से लेकर च तक दिए गए हैं। उसके अंदर जो विनिर्दिष्ट है, विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पता चला है कि जो धन विधेयक होता है और जो वित्त विधेयक होता है दोनों के दोनों लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 75, भारत सरकार के द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है। आपको बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो धन विधेयक होता है वह पार्लियामेंट के संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी विधान परिषद में और ऑप्शन डी लोकसभा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार के द्वारा धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित किया जाता है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पूर्व स्थापित किया जा सकता है। तो आपका ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन सी धन विधेयक लोकसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं किया जाता, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि लोकसभा में ही पेश किया जाता है।
और ऑप्शन डी धन विधेयक को लोकसभा में पुरस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, धन विधेयक को लोकसभा के अंदर ही प्रस्तावित किया जाता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 109 क्लोज 1 में धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाता क्योंकि इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद में राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारीक्षित किया जाता है, यानी कि प्रस्तावित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। और आर्टिकल 109 क्लोज 5 में बोला है कि यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन की अवधि में नहीं लौटाती है, यानी 14 दिन के बाद वापस नहीं करती है, तो उसे राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। इसमें राज्यसभा की जो मर्जी होती है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, जिसमें वह लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो धन विधेयक होता है वह लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है और लोकसभा के बाद में उसे राज्यसभा में प्रस्तावित करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा उस पर 14 दिनों तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है तो उसे राज्यसभा के द्वारा भी पास मान लिया जाता है, क्योंकि धन विधेयक और वित्त विधेयक के ऊपर राज्यसभा की कोई इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 77, धन विधेयक पेश किया जाता है। आपको बताना है कि धन विधेयक को कहाँ पर पेश किया जाता है, संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी में भी, ऑप्शन डी लोकसभा व राज्यसभा दोनों की संयुक्त सत्र में, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, केवल लोकसभा में, ओनली लोकसभा के अंदर ही धन विधेयक को पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन के बाद में, और लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर इस पर कोई रिस्पांस नहीं देती है तो इसे राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। ऑप्शन ए धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही बोला गया है कि जो धन संपत्ति के मामले होते हैं, विधेयक होते हैं, उनके मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि धन विधेयक की जो शुरुआत होती है वह लोकसभा में होती है और लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ऑप्शन सी लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर विधेयक को पारित करना होता है, और अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसे पारित नहीं करती है तो भी इसे पारित मान लिया जाता है। ऑप्शन डी राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपका जो ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, इसलिए आपका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन करेक्ट है। ऑप्शन ए धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपका इनकरेक्ट है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। ऑप्शन बी ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, आपका ये भी गलत है। ऑप्शन डी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। धन विधेयक कहाँ पुरस्थापित किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो धन विधेयक होता है उसे सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, और ऑप्शन डी
उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है तो इसे राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के अंडर में जो धन विधेयक होता है उसे कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, जो मनी बिल होता है उसे कहाँ पर पेश किया जाता है। ऑप्शन ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति में, ऑप्शन सी लोकसभा में, और ऑप्शन डी लोकसभा या राज्यसभा में एक साथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा में मनी बिल को पेश किया जाता है पहले, और इसके बाद लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है राज्यसभा की सिफारिश के लिए, और राज्यसभा को इसे 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, और अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसे पारित नहीं करती है तो इसे राज्यसभा के द्वारा भी पास मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ पर आपसे टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है कि कोई धन विधेयक है और उसे लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है, फिर उसे राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा गया है, लेकिन अगर राज्यसभा उसे कुछ समय के अंदर उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो उसे राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। और जो ये टाइम पीरियड होता है ये कितने टाइम का होता है? ऑप्शन ए 10 दिनों तक, ऑप्शन बी 14 दिनों तक, ऑप्शन सी 15 दिनों तक, और ऑप्शन डी 16 दिनों तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 14 दिनों तक अगर राज्यसभा धन विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो इसे धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा भी पास मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? आपको बताना है कि कोई धन विधेयक है और लोकसभा ने उसे पारित कर दिया है, स्वीकृत कर दिया है, और जब राज्यसभा के पास इसे सिफारिश के लिए भेजा जाता है तो राज्यसभा इसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 6 महीने तक, ऑप्शन बी 4 महीने तक, ऑप्शन सी 1 महीने तक, और ऑप्शन डी 14 दिन तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है, और अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है तो इसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है, अगर इसे पहले लोकसभा में पारित कर दिया गया है तो। क्वेश्चन नंबर 84, लोकसभा के द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है? यहाँ पर बोला गया है कि जो धन विधेयक होता है लोकसभा उसे राज्यसभा के पास विचार के लिए भेजती है, तो राज्यसभा मैक्सिमम कितने टाइम तक उसे अपने पास रोक कर रख सकती है? ऑप्शन ए 1 महीने तक, ऑप्शन बी 1 साल तक, ऑप्शन सी 7 दिन तक, और ऑप्शन डी 14 दिन तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मैक्सिमम 14 डेज तक राज्यसभा किसी धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है, और 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तो इसे राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना होता है? यहाँ पर बोला गया है कि अगर लोकसभा धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर इस बिल को पास करके लोकसभा को वापस भेजना होता है? ऑप्शन ए 12 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन सी 16 दिनों के अंदर, और ऑप्शन डी 18 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को इस बिल पर अपनी मंजूरी देकर इसे लोकसभा को वापस लौटाना होता है, और ये 14 दिन से एक्स्ट्रा 15 डेज भी नहीं होने चाहिए। अगर 14 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे राज्यसभा की मंजूरी के बिना भी पास मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा के द्वारा पारित किया जा चुका है लेकिन राज्यसभा के द्वारा संशोधित किया गया है?
यहाँ पर आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसीजर है जो धन विधेयक को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसमें बोला गया है कि लोकसभा ने उसे पारित कर दिया है लेकिन राज्यसभा के द्वारा उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो ऑप्शन ए यह राष्ट्रपति को जाएगा। ऑप्शन बी लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले वोटर्स सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ऑप्शन सी दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, जो दोनों सदन होते हैं इनका दोनों का अधिवेशन बुलाया जाएगा। ऑप्शन डी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या फिर अस्वीकार करते हुए पास कर दे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी ऐसा धन विधेयक है जो लोकसभा में पारित कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा के द्वारा उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है, तो लोकसभा के पास ये राइट है कि वह इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर लोकसभा इसे स्वीकार करती है तो भी ठीक है और अगर इसे अस्वीकार करती है तो भी इस बिल को पास मान लिया जाता है दोनों ही सदनों से। क्वेश्चन नंबर 87 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 190 में प्रावधान दिए गए हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं और राज्यसभा के जो राइट्स हैं वो लिमिटेड हैं। अगर राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक में कोई अमेंडमेंट करती है तो लोकसभा के पास ये राइट है कि वह उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं और उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पारित कर सकती है। लोकसभा को ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर बोला गया है कि कोई विधेयक जिसमें केवल वय अंतर वर्णित है और आर्टिकल 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो आप उसे कहाँ पर पेश करेंगे। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि कोई विधेयक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर्स लिखे गए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर्स लिखे गए हैं और जो आर्टिकल 110 के अंदर में वित्त विधेयक से रिलेटेड जो प्रोविज़न्स होते हैं वैसा कोई भी प्रोविज़न इस विधेयक के अंदर नहीं है, तो आप इस टाइप के विधेयक को कहाँ पर पेश करेंगे, कहाँ पर प्रारंभ करेंगे। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जाएगा। ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। ऑप्शन सी केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन डी केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी ऐसा विधेयक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर्स लिखे गए हैं और उसके अंदर कोई भी आर्टिकल 110 की प्रोविज़न नहीं है, तो ऐसे बिल को, ऐसे विधेयक को आप संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वर्णित है यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर्स के बारे में है, आर्टिकल 110 में कोई भी निर्दिष्ट विषय उसमें शामिल नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे उस विधेयक के अंदर एक्सपेंडिचर्स लिखे हैं लेकिन फिर भी आप उसे धन विधेयक की तरह ही यूज़ करेंगे और इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो किसी भी साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। आर्टिकल 117 क्लोज 3 में भारत के संचित निधि से व्यय करने संबंधी उपबंध वाला विधेयक संसद के किसी भी सदन के द्वारा तब तक पारित नहीं होगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश ना की हो। यहाँ पर आर्टिकल 117 क्लोज 3 में बोला है कि भारत के संचित निधि से व्यय करने, अगर आपको भारत के संचित निधि से कोई खर्चा करना है, उससे संबंधित जो आपका विधेयक है, तो उस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति की सिफारिश ना ली जाए। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन बी विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि जो बजट है उसे बजट आम भाषा में बोला जाता है लेकिन भारत के संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, तो इसलिए जो बजट शब्द है इसका प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेखित नहीं है, जबकि आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक विषय विवरण, वार्षिक
वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। जो बजट होता है उसके लिए भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज़ किया गया है, बजट का यूज़ नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पर आपको बताना है कि बजट के ऊपर संसद के कंट्रोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। बजट के ऊपर जो पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है तो उसके बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब बजट बनता है तो इसमें पार्लियामेंट का कोई हाथ नहीं होता। ऑप्शन बी, संसद को समेकित निधि जिसे आप संचित निधि कहते हैं पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसे भारत की संचित निधि पर खर्चे बढ़ाने का अधिकार नहीं है, खर्चे बढ़ाने की शक्ति उसके पास नहीं है। वो सिर्फ बातचीत कर सकती है लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती है। तो इसलिए आपका जो इस क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि ये बात इसके बारे में सही नहीं है। सी में दिया गया है कि संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जो बिल्कुल सही है। संसद अगर किसी भी टाइप का कोई कर आरोपित करना चाहती है तो उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत होती है। ऑप्शन डी, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समेकित निधि जिसे आप संचित निधि भी कहते हैं पर प्रभारित व्यय जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आर्टिकल 113 क्लोज 1 में संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है। अतः प्रभारित व्ययों में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। जो संचित निधि होती है उसके खर्चे बढ़ाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती हैं। यहाँ पर 4-5 पॉइंट दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी प्रोसीजर है जो भारत के लोक वित्त पर संसद का कंट्रोल रखने के लिए काम में आती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। जो बजट होता है उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाना, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद में भारत के संचित निधि से मुद्रा निकालना, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। अगर भारत की संचित निधि से आपको पैसे निकालने हैं तो उसके लिए एक विनियोजन विधेयक लाया जाता है, उसे पारित करवाया जाता है, तो ये आपका ये भी बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी। थर्ड में बोला है कि अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान, तो आपका थर्ड पॉइंट भी करेक्ट है। फोर्थ, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु एक्सपेंडिचर्स के लिए सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पूर्वावलोकन, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। और फिफ्थ, संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना, जो वित्त विधेयक होता है उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाना, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो लोक वित्त होता है उस पर संसद का कंट्रोल कैसे रखा जाता है, तो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के लोक वित्त पर संसद के कंट्रोल के लिए संसद के सामने भारत का जो लोक वित्त होता है उसके ऊपर संसद का कंट्रोल होता है, जिसके लिए संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आप बजट कहते हैं वो पेश किया जाता है और भारत के संचित निधि से पैसे निकालने के लिए विनियोजन विधेयक पारित करना पड़ता है। उसके बिना आप भारत की संचित निधि से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदानों तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करके भी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। संसदीय बजट कार्यालय के द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक या फिर कम से कम मध्यवर्षीय पूर्वावलोकन किए जाने का प्रावधान विश्व के कई देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में है, लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये इंडिया में नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट था, जिसमें आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट सही है और फोर्थ इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें पूछा गया है कि अगर वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो क्या होता है। जो आपका
संघीय वार्षिक बजट होता है, वार्षिक संघीय बजट होता है, अगर लोकसभा के द्वारा उसे पारित नहीं किया जाता तो क्या होगा? ऑप्शन ए, बजट में संशोधन करके इसे दोबारा पेश किया जाता है, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी, सुझाव के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं होता। ऑप्शन सी, संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगर वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पेश नहीं किया जाता तो इसका मतलब होता है कि जो सरकार होती है वो मेजॉरिटी में नहीं होती, इसी वजह से संघीय बजट पेश नहीं कर पाती है। इसलिए जो प्रधानमंत्री होते हैं वह मंत्रिपरिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिज़ाइन लेटर पेश कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है कि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित न होने का मतलब होता है कि जो सरकार होती है वह अल्पमत में है, लेकिन अल्पमत में आ जाने से है, यानी कि जो सरकार होती है वो मेजॉरिटी में नहीं रहती, और ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का त्यागपत्र प्रस्तुत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं भारत की संसद से संबंधित, और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा पॉइंट इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है लेकिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट है, यानी कि नॉमिनेटेड है। तो आपका ये बिल्कुल गलत पॉइंट है, क्योंकि गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं वह संसद के सदस्य के द्वारा पेश नहीं किए जाते। सेकंड में बोला गया है कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। इसमें बोला गया है कि अभी में फ़िलहाल में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया हो। तो आपका ये भी गलत है, क्योंकि इससे पहले भी गैर सरकारी विधेयक पारित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और ना ही सेकंड, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो संसद के किसी ऐसे सदस्य के द्वारा सदन के पटल पर पुरस्थापित किया जाता है, यानी कि पेश किया जाता है, जो मंत्री नहीं होते हैं। संसद का कोई ऐसा सदस्य है जो मंत्री नहीं है, वह कोई विधेयक पेश करता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, और जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर रखा जाता है। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो गैर सरकारी विधेयक होता है उसके लिए भी एक प्रोसीजर होती है उसे पेश करने की। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया गया है, कि जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक होते हैं, जो संकल्प होते हैं, उनसे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है और इस समिति का गठन लोकसभा में किया गया है। ये समिति लोकसभा में बनाई गई है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। जो ये गैर सरकारी विधेयक सदस्यों के विधेयकों के लिए समिति बनाई गई है, ये लोकसभा के द्वारा बनाई गई है और इसमें 15 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक टोटल 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं, इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है, दोनों की दोनों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वह हर साल संसद में पेश कब किया जाता है? ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद में, जो आने वाला ईयर है उसका बजट पेश होने के पहले किया जाता है। ऑप्शन बी, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद में, यानी कि जो न्यू ईयर आने वाला है, आने वाले वर्ष के जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद में। ऑप्शन सी, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद में, और ऑप्शन डी, उसका यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण का बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले, जो आने वाला ईयर होता है उसके बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण हर साल संसद में पेश किया जाता है। चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण, जो ईयर चल रहा होता है, उसका सर्वेक्षण हर साल संसद के आगामी वर्ष यानी कि आने वाले वर्ष के बजट से पहले
प्रस्तुत किया जाता है और इसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति होती है, गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 94, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो लेखा अनुदान होता है वह संघ सरकार को किस चीज़ के लिए परमिशन देता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, ऑप्शन सी राज्य को अनुदान प्रदान करने के लिए और ऑप्शन डी निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो लेखा अनुदान होता है वह संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये परमिशन देता है कि वह लिमिटेड टाइम के लिए कुछ जो निर्धारित होती है निश्चित समय अवधि होती है उसके लिए भारत की संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। ये परमिशन दी जाती है लेखा अनुदान में संघ सरकार को। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 116 के तहत विनियोग विधेयक या जिसे आप बजट कहते हैं के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है, जब बजट सही समय पर पारित नहीं होता तो उस कंडीशन में अगर संघ सरकार को यूनियन गवर्नमेंट को पैसों की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 95, लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान जो होता है वह किस चीज़ के लिए बना है। ऑप्शन ए कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, ऑप्शन बी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन डी बजट के लिए और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। इसका मतलब ये होता है कि जो लेखा अनुदान होता है वह इसलिए दिया जाता है कि जो बजट पारित होने में लेट हो जाता है और सरकार को यूनियन गवर्नमेंट को पैसों की आवश्यकता होती है तो लोकसभा के द्वारा लेखा अनुदान किया जाता है ताकि सरकार को कुछ पैसे दिए जाएं निश्चित समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो संसद में लेखा के लिए वोटिंग होती है वो किस लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन ए जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, जो सरकार का खर्चा होता है वह उसकी प्राप्तियों से ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था के लिए जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है तो उसके लिए संसद में वोटिंग की जाती है। ऑप्शन सी जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। संसद में लेखा के लिए वोटिंग की जाती है जब जो सामान्य बजट होता है वह अपने टाइम लिमिट के अंदर में पारित नहीं होता है और सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है, संघ सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है तो संसद के अंदर वोटिंग की जाती है और संसद को पैसे दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से कुछ निश्चित समय अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर होता है। जो लेखा अनुमोदन होता है और अंतरिम बजट इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। आपको बताना है कि जो दो स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से कौन सी सही है लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच के अंतर के बारे में। फर्स्ट, स्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधानों का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। सेकंड में बोला गया है कि लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड पॉइंट है वो करेक्ट है। जो लेखा अनुमोदन होते हैं वो सरकार के सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो अंतरिम बजट होता है उसमें एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट्स होती हैं वो दोनों होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है जिसमें ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा होने और मतदान होने से पहले वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखा अनुदान
जिसे आप वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से रिलेटेड होता है। जो लेखा अनुदान होते हैं उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताया गया होता है, और लेखा अनुदान स्थायी और कार्यवाहक सरकार दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जो अंतरिम बजट में व्यय और आवती यानी कि जो एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स होते हैं दोनों सम्मिलित होते हैं, तथा यह चुनाव से पूर्व, चुनाव से पहले की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री जो थे 2009 में जो कार्यवाहक वित्त मंत्री थे, आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ने 2009 से 10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। तो चाहे कार्यवाहक सरकार हो चाहे स्थायी सरकार हो, दोनों में से कोई भी अंतरिम बजट पेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद में समक्ष रखा जाता है? जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका अनुमान किस रूप में भारत की संसद में पेश किया जाता है, भारत के संसद के समक्ष रखा जाता है? ऑप्शन ए तदर्थ निधि, ऑप्शन बी अतिरिक्त अनुदान, ऑप्शन सी अनुपूरक अनुदान, और ऑप्शन डी अनुदान का अनुरोध। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अनुदान का अनुरोध व्यय के रूप में, व्यय का अनुमान होता है उसे अनुदान का अनुरोध के रूप में भारत की संसद के समक्ष रखा जाता है। आर्टिकल 113 क्लोज 2 में संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त अन्य व्यय के अनुमानों प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाते हैं, और लोकसभा को शक्ति होती है कि वह किस मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर सकती है किसी मांग को, उसमें वे निर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे, या फिर जो उसमें अनुमति मांगी गई है जिस रकम के लिए उससे कम करके भी अनुमति दे सकती है। ये लोकसभा को अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 99, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। यहाँ पर बोला गया है कि जो सामान्य वित्तीय विधायन होता है उसके चरण में इनमें से कौन कौन सा पॉइंट शामिल होता है? फर्स्ट, बजट का प्रस्तुतिकरण। सेकंड, बजट पर चर्चा करना। थर्ड, विनियोग विधेयक को पारित करना। फोर्थ, लेखा अनुदान। और फिफ्थ, वित्त विधेयक को पारित करना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ है वो आपका करेक्ट है, लेकिन जो फोर्थ दिया गया है लेखा अनुदान ये इनकरेक्ट है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ सही है आपका, और फोर्थ आपका इनकरेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा करना, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी आपके सामान्य वित्तीय विधायन के चरण होते हैं। लेकिन जो लेखा अनुदान होता है वह प्रत्यय अनुदान और अपवादानुदान आर्टिकल 116 इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए होती है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स में कुछ विधेयक दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे विधेयक होते हैं जिसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, जो आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी नए राज्य का गठन करना है, उससे रिलेटेड कोई विधेयक है, तो उसके लिए भी आपको राष्ट्रपति की पहले परमिशन चाहिए होती है। सेकंड, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित होता है। कोई भी ऐसा टैक्सेस लगाना जिसमें राज्यों के हित में हो, उसके लिए भी पहले वह राष्ट्रपति की आवश्यकता चाहिए होती है। थर्ड, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक, तो इसमें भी आपको राष्ट्रपति की आवश्यकता पहले चाहिए होती है संसद में पेश करने से पहले। फोर्थ, धन विधेयक पर, यह भी बिल्कुल सही है। धन विधेयक भी पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आपकी चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, क्योंकि चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। इन सभी विधेयकों के लिए संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। आपको जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। प्रस्तुत विधायन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इसमें कुछ 15
इस चैप्टर में कुछ 15-16 क्वेश्चंस ही बचे हैं जिसे हम एक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अभी तक आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।